नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी साहब जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे एस एंड पी ब्लॉक वाला चैप्टर, जिसमें अपन ने पहले स्टार्ट किया था एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में अपन ने जो वर्ग 1 है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आज स्टार्ट करेंगे वर्ग 2 यानी कि समूह 2 की अपन बात करेंगे एस ब्लॉक में। आपको पता है कि एस ब्लॉक में आपके दो फर्स्ट वर्ग शामिल किए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वाला अपन ने पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे सेकंड वाले के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। जिस प्रकार अपन फर्स्ट वाला जो समूह 1 था उसको बोलते थे मृदा क्षारीय धातु, उसको बोलते थे क्षार धातु बोलते थे। तो इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं इनको? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि अपन ने देखा था ये वाला लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, ये अपने क्या थी? क्षार धातु थी। ये क्या थी? क्षार धातु है। एल्कालाइन मेटल, ये है क्षारीय मृदा धातु, एल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये है समूह 2, ये वर्ग 2 हो गया, ये हो गया वर्ग 1 हो गया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब इन क्षारीय मृदा धातु में एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपके ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम शामिल नहीं होता। बेरिलियम को छोड़कर बाकी तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, यानी कि बेरिलियम इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। यदि आप बोले कि क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से है, तो इसमें बेरिलियम शामिल नहीं है। ये बात मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी बताई थी। तो ये क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से हो गए? ये वाले हो गए। ये इसमें बेरिलियम शामिल नहीं, तो बेरिलियम को छोड़कर बाकी तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। बात क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए क्षारीय मृदा धातु और वो हो गए समूह 1 वाले हो गए क्षार धातु। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। पहले चलो आप जब अपन ये इनको पढ़ेंगे तो फिर बेरिलियम को साथ में पढ़ेंगे, लेकिन बेरिलियम को अपन सारे मृदा धातु नहीं बोलेंगे, समझ गए, क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं है। बाकी इसको साथ में पढ़ेंगे अपन। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो इसमें कितने हैं? 4 होंगे। जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे, तो 1s2 2s2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1s2 2s2, यानी कि हीलियम में 2 और एक्स्ट्रा, हीलियम में 2 और एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ देखो ये हो गया हीलियम। ठीक है, ये हीलियम, हीलियम से 2 स्टेप आगे यहाँ पे ये ऐसे 1 और ये 2, ये हो गया बेरिलियम। ठीक है, तो हीलियम +2, बात समझ गए? ठीक है, ये ऐसे होता है। उसी प्रकार यदि आप मैग्नीशियम के लिए देखोगे तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन 12। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला को पता है याद करने का? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा मांगे कार या कन्या जो भी कार सुंदर बाप रोए। ठीक है, ये इसको याद करने का ट्रिक है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्या क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। नाम मैंने लिखवा रखे हैं पहले आपको। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम में आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता रखा है, ये कैसे पढ़ने है सब कुछ डिस्कशन अपन ने कर रखा है। जो चीज नहीं आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और इस क्लास पे जंप कर रहे हो तो आपको ऐसे जंप नहीं करना डायरेक्टली, क्योंकि पहले जो अपने पहला चैप्टर था आवर्त सारणी, उसमें सब कुछ चीजें अपन ने डिस्कस की थी। ठीक है, उन चीजों को यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले बार बार। ठीक है ना। अभी अपन पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, जिसको भी डाउट आ रहा है वो क्लास से पहले देख लिया। तो नियोन, नियोन +3s2, नियोन + 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन जो नियोन था ये नियोन के बाद 2 एक्स्ट्रा, ये मैग्नीशियम। समझ गए? तो ये आता है इसका विन्यास। ऐसे कैसे? आप कैल्शियम का देखोगे तो जो ये ऑर्गन का होता है +2 और यानी कि 4s2 में जाएंगे। ठीक है, ये देखो 2p6 3s2, ये 3p6 और 4s2। बात क्लियर? उसी प्रकार स्ट्रोंशियम के लिए देखोगे तो ये ऐसे, मतलब ये क्या अपने उत्कृष्ट गैस है। ये क्या है? उत्कृष्ट गैस है, यानी कि जो उत्कृष्ट गैस वाला जो विन्यास है, यहाँ से 2 कदम आगे, यहाँ से जिस ये अपने आ गया ऑर्गन, ऑर्गन से 2 कदम आगे कैल्शियम आ गया। ठीक है, इससे ऐसे हो गया। देखो 18 19 और 20 पे कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए क्या लिखा है? ऑर्गन और फिर 4s2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले। अब इन सभी में आप देखोगे ना, सभी में हाँ एक चीज बात ये है, ये क्या है? देखो बेटा मांगे
कार या कन्या सुंदर बाप रोई। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये क्या है? रेडियम तो यानी कि आपको पता ही है पहले ही, ये क्या रेडियो एक्टिव तत्व है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। बात समझ गए? ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व है ये। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे आपने एक बात देखी होगी, सभी में जो बाहरी कोश है, उत्कृष्ट गैस विन्यास के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है सभी में। इसमें एस वाला जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उत्कृष्ट गैस विन्यास के बाहर, सभी में 2-2 है। जबकि अपन ने जो समूह 1 की बात की थी, ठीक है, 7 धातु की बात की थी, उसमें कितना था? 1 आता था, लास्ट में 1 आता था, ऐसे आता था। ठीक है, जब यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि मतलब इनका जो विन्यास है, विन्यास आप देखोगे, देखो, अतः सारे मृत धातुओं का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2 होता है। क्या होता है? NH2। सारे मृत धातुओं का सामान्यतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2। समझ गए? पूरा जो मतलब बिल्कुल सेटअप जो उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास भरा होता है, ठीक है, ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास हो गया भरा हुआ पूरा वाला। उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं बाहरी, ठीक, एस में। ठीक है, ये बस ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। इन 2 को ये क्या करता है? त्यागता है, त्यागने का काम करता है, इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील भी होता है। समझ गए? जबकि अपने 4 धातुओं में कितना था? एक ही था बाहर। समझ गए? NS1, उसमें कितना था? NS1 विन्यास था। जबकि इसका कितना है? NH2। NH2 क्यों है? कारण मैंने आपको बता दिया। ये देखो लास्ट में कितना रह रहा है सभी में? इसके 2s2 रह रहा है, इसके 3s2 रह रहा है, इसके 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, यानी कि NS2। n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, n की जगह क्या हो सकता है? n की जगह आप देखोगे तो 2 से लगाकर 7। ठीक है, ये होता है। ये होता है इनका सारे मृदा धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि इनके बाहरी कोश में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि 4 धातुओं के कितना होता था? 1 होता था। कितना होता था? 1 होता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं कि भाई इनकी प्राप्ति कहां से की जाए, ये कहां से अपने को मिल सकते हैं, ये कहां से अपने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए, ये मुख्यतः संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था जैसे कि इनके क्या बन गए? ऑक्साइड बन गए, सल्फेट बन गए, कुछ भी। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ यौगिक रूप में ये पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये 4 धातु की जैसे जैसे ये भी क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। ये भी क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में मुक्त। समझ गए? अब मैग्नीशियम और कैल्शियम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो आपके थोड़े ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। समझ गए? मैग्नीशियम और कैल्शियम में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं। और एक होता है रेडियम। वो तो क्या, रेडियम तो रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तो क्या अपने आप दुर्लभ होते हैं। ठीक है, तो रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व जो कि दुर्लभ तत्व है। बात क्लियर? अब बात करते हैं इनके कुछ, ठीक है, तो जो सारे मृदा धातु के महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में बात करते हैं, ये इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनको इंपोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। और मैंने इंपोर्टेंट ही लिखा है। तो ये जो सारे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो बेरिलियम का जो है यौगिक, ठीक है, वो क्या है? एक होता है बेरिल, होता है। क्या होता है? बेरिल। और बेरिल याद रखना आपको, साथ में इसका जो फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र, वो भी पता रखना है, 3BeO.Al2O3.6SiO2। बात क्लियर? ठीक है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट MgCO3। एक तो ये होता है मैग्नेसाइट होता है, एक होता है डोलोमाइट CaCO3.MgCO3। फिर होता है एप्सोमाइट, इसको एप्सम लवण भी बोलते हैं, एप्सम लवण भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है, ये हो गया कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट मतलब MgCl2.KCl.6H2। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या हो गए? ये हो गया आपके मैग्नीशियम के अयस्क। इसके हो गया अयस्क, मैग्नीशियम के अयस्क। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम के अयस्क। फिर अपन बात करते हैं कैल्शियम के। क्या क्या है कैल्शियम के? जो है उसमें एक है चूना पत्थर, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं। बहुत बार लाइम ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइम स्टोन, ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना।
लाइमस्टोन, ठीक है, तो लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है, क्या होता है CaCO3। फिर होता है जिप्सम, ये तो बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है, CaSO4.2H2, CaSO4.2H2, समझ गए, ये होता है जिप्सम। फिर बेरियम का एक होता है बेराइट्स, BaSO4, ठीक है, BaSO4, और रेडियम का होता है पिच ब्लेडी, U3O8, U3O8। तो ये ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा सा, ये सारे मतलब धातु कुछ महत्वपूर्ण जो है, हाँ, ये जो महत्वपूर्ण, ये नोट कर लेना सही से अच्छे से, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा हो तो मैंने आपके लिए ये कर दिया, बड़ा कर दिया है, ठीक है, आपको दिख गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से इनको नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि ये आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब बढ़ते हैं अपन आगे, चलो, ये तो हो गया इनके बारे में, सिंपल चीजें, बेसिक चीजें। अब अपन बात करते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में, इनके किसके बारे में बात करते हैं, भौतिक गुण, किसके बारे में बात करते हैं, भौतिक गुण के बारे में। भौतिक, इसके बारे में बात करेंगे, भौतिक गुण के बारे में। अब देखो भौतिक गुण के बारे में पहला आता है भौतिक अवस्था, यानी कि दिखता कैसा है, कोई भी जो एलिमेंट है वो दिखता कैसा है, उसकी मतलब बेसिक चीज क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो क्षारीय मृदा धातु चांदी के समान श्वेत होती है, जो क्षारीय मृदा धातु वो होती है चांदी के समान श्वेत या चमकदार होती है, क्या होती है, श्वेत और चमकदार, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या है, श्वेत एंड चमकदार। जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम, जबकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो धूसर रंग की होती है, वो कैसी होती है, धूसर रंग की। बेरिलियम और मैग्नीशियम कैसा होता है, धूसर रंग का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्षारीय मृदा धातु वो क्षार धातु के समान विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती है। देखो जहां कहीं भी धातु आ जाए ना, तो धातु हमेशा विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है, इसमें नो डाउट। धातु है वो हमेशा ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्षारीय मृदा धातु वो क्षार धातु के समान ही विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये धातु है, ये मुलायम होती है, क्षारीय मृदा धातु ये भी क्या है, मुलायम होती है, परंतु क्षार धातु के जितनी मुलायम नहीं होती, समझ गए, मुलायम तो होती है, ये क्या होती है, मुलायम तो होती है, परंतु इसका मुलायम होना क्षार धातु से क्या होता है, कम होता है, क्षार धातु से कम होता है, समझ गए। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है मुलायम वो बढ़ता जाता है, यानी कि देखो क्षार धातु की तुलना में कठोर होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो इसकी कठोरता है वो घटती जाती है, ठीक है, जो इसकी कठोरता है वो घटती जाती है, बात क्लियर। ये क्या होती है, क्षार धातु की तुलना में कठोर होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसकी जो कठोरता है वो घटती जाती है, इसकी कठोरता घटती जाती है। अब इस कठोरता को अपन आगे समझेंगे, ठीक है, आगे अपन जब डेंसिटी पढ़ेंगे तब ये चीज समझेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो कठोरता है वो क्यों घटती है, ठीक है। अपन ने पिछली बार भी जब वर्ग बंद के बारे में भौतिक गुण पढ़े थे उसमें भी ये बात की थी अपन, कि ऊपर से नीचे जाओगे तो ये क्या होता है, जो कठोरता है वो घटती जाती है, ठीक है, और जो मुलायम वाला गुण है वो बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे जाओगे ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है, तो ये जो कठोरता तो क्या है, घटती है, और जो मुलायम वाला है, मुलायम वाला गुण बढ़ता है, समझ गए, मुलायम वाला गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, चीज आएगी। नेक्स्ट आता है आकार, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आप सभी को पता है, अपन ने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी तब भी पढ़ा था, वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, आकार बढ़ता है, वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाओगे, ऐसे जाओगे
ठीक है, तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं का आकार कम होता है। क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातु का आकार कम होता है। ये देखो मैं आपको बता देता हूं, ये क्षार धातु, ये है क्षार धातु आपके, और ये क्षारीय मृदा धातु। तो इसकी तुलना में इसका आकार कम होता है, क्योंकि आपको पता है इस साइड जाते हो तो आकार क्या होता है, घटता है। इस साइड जाओ या नीचे जाओ, आकार क्या होता है, घटता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। लेकिन लास्ट में जाके ये उत्कृष्ट गैसों के लिए क्या होता है, अपवाद होता है, ये ध्यान रखना। बाकी हमेशा आकार घटता जाता है, लास्ट में जाके उत्कृष्ट गैसों के लिए एक अपवाद है, उत्कृष्ट गैस विन्यास। ठीक है, हाँ वो ध्यान रखना। बाकी हमेशा ऐसे जाओगे तो आकार क्या होगा, घटेगा। ऐसे नीचे जाओगे तो सॉरी बढ़ेगा। यहाँ ये सॉरी सॉरी गलत कर दिया, यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इस साइड क्या होता है, हमेशा घटता है। ठीक है, उस साइड क्या होता है, घटता है। तो जो क्षारीय मृदा धातु है ये वाले, इनका आकार इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। यानी कि इन दोनों की तुलना करोगे, सोडियम और मैग्नीशियम, आप जब पूछा जाए तो सोडियम का आकार ज्यादा होगा और मैग्नीशियम का कम होगा। समझ गए। लिथियम और बेरिलियम की तुलना करोगे, लिथियम का ज्यादा होगा, बेरिलियम का कम होगा। बात क्लियर, ऐसे होता है। चलो बात समझ आ गई। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ेगा, और अपन इस साइड जाते हैं तो क्या होता है, आकार घटता है, आकार घटता है। ठीक है, तो वर्ग वन कहाँ पे, यहाँ पे, वर्ग सेकंड यहाँ पे है, तो साफ बात है इनका आकार ज्यादा होगा और वर्ग सेकंड का आकार कम होगा। फिर उसके बाद वर्ग थर्ड फोर्थ ऐसे आता है। तो क्षार धातु की तुलना में सारे वर्धा धातु का आकार कम होता है। बात क्लियर, समझ गए। हाँ, ये चीजें अपन ने जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा उसमें अच्छे से डिस्कस की हुई है। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, बात करते हैं आयनन ऊर्जा की। इसकी बात करते हैं आयनन ऊर्जा। सारे मृदा धातु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, हालांकि अपन ने आयनन ऊर्जा पढ़ रखा है अच्छे से, लेकिन अपन सारे मृदा धातु और क्षार धातु की क्या करें, तुलना करेंगे और उनकी प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करेंगे। देखो पहला पॉइंट है, क्षारीय मृदा धातु की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है, वो क्षार धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। अब देखो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, पहली आयनन ऊर्जा मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, सारे मृदा धातु की बात करें तो इनमें होता है विन्यास NH2, और जो क्षार धातु है, क्षार धातु है, इनमें होता है NS1, NS1। ठीक है, अब ये देखो सारे मृदा धातु में क्या ये पूर्ण पूरित विन्यास है, कैसा है, पूर्ण पूरित है। समझ गए, क्योंकि इसमें जो जो आपका ऑर्बिटल है, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन से सेट है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन से सेट है। जबकि क्षार धातु का क्या है, ये है अपने अर्धपूरित विन्यास। ठीक है, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन वो अकेला बैठा है। ठीक है, तो ये क्यों चाहेगा इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा, जबकि ये निकाल लेगा, ये निकाल लेगा। अगर इन दोनों की तुलना की जाए, ठीक है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा, ये नहीं निकालेगा। सॉरी, ये नहीं निकालेगा जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, क्योंकि इसके तो पैर और के, ठीक है, ये साथ में बिल्कुल मस्त सेट हो रखा है, दो पूर्ण पूरित विन्यास इसके पास है। ठीक है, जबकि इसके पास तो सिंगल है, तो ये इजीली निकल जाएगा, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, आसानी से बाहर, ये नहीं आएगा, ये नहीं जाएगा, ये आसानी से बाहर नहीं जाएगा। तो आसानी से बाहर नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे मृदा धातु है उसकी आयनन ऊर्जा क्षार धातु की तुलना में ज्यादा होती है। तो देखो सारे मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। ये बात की थी अपन ने प्रथम आयनन, कौन सी, प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो परंतु इसके द्वितीय आयनन ऊर्जा क्षार धातु द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना में काफी कम होती है। अब देखो इसमें से एक निकल गया, अब बात आएगी द्वितीय की। तो अब एक निकलने के बाद इसमें रहेगा एक, और इसमें से ये हो जाएगा गैप, ये इसको मिल जाएगा उत्कृष्ट गैस का विन्यास। ये एक भी निकल जाएगा तो इसको मिलेगा उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास मिलेगा इसको। ठीक है, इसको मिलेगा उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास। तो अब देखो, अब इसको उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास है, तो आप उत्कृष्ट गैस विन्यास से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी।
तो साफ बात है इसमें से इलेक्ट्रॉन अब आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसमें सिंगल पड़ा है। अब इसको निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से नहीं निकाल सकते। तो लाइन क्या करिए, परंतु इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी, क्षारीय मृदा धातु की द्वितीय आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना में काफी कम होगी, काफी कम होगी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उत्कृष्ट गैस का विन्यास तोड़ पाना सिंपल काम नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है आवर्त सारणी में कि मेरे पास उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास रहे। बस हर कोई ले दे के कोशिश यही करता है कि मेरे पास उत्कृष्ट गैस का विन्यास बना रहे, समझ गए। तो ये अपना उत्कृष्ट गैस का विन्यास क्यों छोड़ेगा, और ये खुद, और ये तो देगा ही, इसको देना ही है, ये तो खुद दान करके, इलेक्ट्रॉन दान करके उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ये तो चाह रहा है कि जल्दी से दे दो, क्योंकि बेचारे इससे तो लेंगे तो इसका विन्यास ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके तो देने से विन्यास मिल रहा है, क्योंकि इसके देने से इसका विन्यास गायब हो रहा है, तो मुश्किल किसको होगा निकालना, इसको निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये बात हुई, समझ गए दोनों पॉइंट। ये प्रथम आयनन ऊर्जा और एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा की अपन ने बात क्लियर कर दी। बाकी अपन ने आयनन ऊर्जा जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है। आयनन ऊर्जा मैंने पूरे 2-3 क्लास में पढ़ाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए, दोनों समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आता है डेंसिटी, 3 पॉइंट हो गए, अब आता है डेंसिटी। तो देखो क्षारीय मृदा धातुओं का जो घनत्व होता है वो कैल्शियम तक धीरे धीरे घटता है। क्षारीय मृदा धातुओं का घनत्व कैल्शियम तक क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। कैल्शियम तक क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। इसका कारण होता है, ये कारण नोट डाउन कर लो, इसके बारे में अपन को डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, जरा डिस्कशन नहीं करना इसके बारे में, कारण नोट कर लो। ठीक है, इसमें कुछ संरचना ऐसी होती है जिस कारण ये चीज होती है, और आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये एक अपवाद के रूप में ध्यान रखना है, ये अपवाद के रूप में पता रखना है। ये डेंसिटी वाला जो है सारी मृदा धातुओं में डेंसिटी का जो है सीक्वेंस, कि भाई कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, देखो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो ये क्या कर रहा है, सारे मृदा धातुओं का मतलब कैल्शियम तक धीरे धीरे घटता है। तो यानी कि बेरिलियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, कैल्शियम तक क्या होगा, घटेगा, फिर होता है बढ़ना स्टार्ट, फिर होता है बढ़ना स्टार्ट। ठीक है, तो ये देखो ये होता है, ये मतलब बढ़ते बढ़ते, यानी कि ये ऐसे, ये इसको भूल जाओ। ठीक है, फिर ये बढ़ना स्टार्ट होता है ऐसे, समझ गए, फिर ये बढ़ना स्टार्ट होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, रेडियम का, उसके बाद बेरियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम का। ठीक है, फिर ये आ जाएगा बी, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 3 इनको उल्टे करने हैं लास्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। क्यों, क्योंकि बेरिलियम से कैल्शियम तक क्या होता है, घटता है। वो पता है कैल्शियम तक क्या होता है, घटता है। तो बाकी को आपको ऐसे कैसे लिखना है, SRBA फिर उसके बाद यहाँ से चेंज कर देना। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना और माइंड में रखना है। कुछ चीजें हैं जो अपवाद के रूप में आपको फिक्स माइंड में याद करके रखनी है। ठीक है ना, हाँ, बाकी चीजें तो आप जो फिक्स है कि भाई ऊपर से नीचे घटता है तो उसमें सीक्वेंस को याद करना है नहीं, वो तो आपको पता है घटता है, तो एग्जाम में जो पूछेगा उसके हिसाब से आपको सेट करना है। ठीक है, अब बात आती है, देखो वर्ग 2 के जो तत्व है उनका घनत्व वर्ग 1 के तत्वों की तुलना में अधिक होता है। वर्ग 2 के जो तत्व है उनका घनत्व वर्ग 1 के तत्वों की तुलना में अधिक होता है। कारण वर्ग 2 के तत्वों का छोटा आकार। भाई डेंसिटी क्या होता है, M/V, V क्या शो करता है अपने आप को, आकार को शो करता है। तो जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 का आकार वर्ग 1 के मुकाबले क्या होता है, छोटा होता है, तो साफ बात है घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वर्ग 2 के तत्वों का घनत्व वर्ग 1 के तत्वों की तुलना में अधिक होता है। बात समझ गए, ये पॉइंट क्लियर। ठीक है, कारण वर्ग 2 के तत्वों का छोटा आकार। ठीक, अब देखो क्षारीय मृदा धातु भी नरम होती है, क्षारीय मृदा धातु भी नरम होती है, ये बात अपन ने पहले भी की थी, परंतु क्षार धातु की तुलना में क्या होती है, कठोर होती है। परंतु क्षार धातु की तुलना में क्या होती है, ये होती है कठोर। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो कठोरता है वो कम होती है, क्योंकि आकार बढ़ता है। भाई क्यों, कारण क्या हुआ, भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा।
अब यहाँ से साहब बता, आकार बढ़ेगा तो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो क्या होगा, कम होगा। घनत्व क्या होगा, कम होगा। और यदि घनत्व कम होगा तो जो चीज है वो, उसकी जो डेंसिटी कम हो रही है, मतलब घनत्व कम हो रहा है, मतलब इसकी जो कठोरता है वो क्या होगी, कठोरता कम हो जाएगी। कठोरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए? हाँ, डेंसिटी और इसका तो सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो इसकी कठोरता कम हो जाएगी। बात क्लियर? तो सारी मृदा धातु भी नरम होती है, परंतु क्षार धातु की तुलना में क्या होती है, कठोर होती है। क्षार धातु की तुलना में कठोर होती है। ये सारा सारा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, आकार पे। आकार से चीज हो रही है, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो ये डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, घनत्व कम होगा। और अगर आकार कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। और यदि घनत्व ज्यादा होगा, जितना ज्यादा घनत्व उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, कठोर होगा। और जितना घनत्व कम उतने ही वो क्या होगा, मुलायम होगा। बात क्लियर? ये चीजें आपको बैठे बैठे मेरे क्लास खत्म होने के बाद भी आप खुद खुद को भी मतलब चीजों को देख के ऐसे नोट डाउन करके माइंड में सोचना है कि कैसे क्या हो रहा है, तब जाके आपकी चीज में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, ये बात होगी क्लियर? हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बात करेंगे। तो एक चीज है कि सारी मृदा धातुओं के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्षार धातु की तुलना में उच्च होते हैं। क्षार धातु की तुलना में उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है भाई, क्षार धातु थोड़ी मुलायम होती है, जबकि सारी मृदा धातु थोड़ी कम मुलायम होती है। ठीक है? तो अगर मुलायम, देखो, सारी मृदा धातु का गलनांक व क्वथनांक क्षार धातु की तुलना में उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, एक पॉइंट याद है, ये देखो, सारी मृदा धातु नरम होती है, परंतु क्षार धातु की तुलना में कठोर होती है। जो सारी मृदा धातु है वो नरम होती है, परंतु क्षार धातु की तुलना में क्या होती है, कठोर होती है। तो ये अगर कठोर है तो इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जो चीज कठोर है उसको मतलब इजीली पिघला भी नहीं सकते, इजीली पिघला भी नहीं सकते। तो देखो यही बात यहाँ आ गई। ठीक है? सारी मृदा धातु के गलनांक क्वथनांक क्षार धातु की तुलना में उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षार धातु की तुलना में क्या होती है, ये होती है कठोर। क्षार धातु की तुलना में क्या होती है, कठोर होती है। बात देखिए आपने, क्षार धातु की तुलना में, क्षार धातु की तुलना में क्या होती है, कठोर होती है। इसीलिए इसके गलनांक व जो क्वथनांक है वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है? क्षार धातु की तुलना में उच्च होते हैं। बात क्लियर? कारण ये भी देख सकते हैं, मैं सारी मृदा धातुओं का छोटा आकार, ये छोटा आकार ही सब कुछ दिक्कत कर रहा है। ठीक है? आकार चेंज होगा तो क्या होगा, आकार चेंज होगा। देखो कितना कुछ डिपेंड कर रहा है। आकार अगर बढ़ेगा तो यहाँ से डेंसिटी, जो घनत्व है, घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व क्या होगा, कम होगा। आकार बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। और अगर घनत्व कम है तो इसकी कठोरता है, जो कठोरता है वो क्या होगी, कम होगी। यदि इसका इसका घनत्व कम है तो इसकी जो कठोरता है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है? बात क्लियर? तो ये चीजें होती है। सारे धातुओं का छोटा आकार, ये बात मतलब एक दूसरे से संबंध है, मतलब आपको एक दूसरे में जो संबंध है, आकार, घनत्व, मुलायम, कठोर, ये सारी चीजें। और जितनी ज्यादा चीज क्या होगी, कठोर होगी, उसको आप इजीली मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो उसका गलनांक है, जो ज्यादा कठोर होगा उसका गलनांक ज्यादा होगा। ठीक है? जो कठोर कम होगा उसका गलनांक भी कम होगा। तो सारी चीजें, अगर आपको आकार के बारे में पता है तो आप आकार से क्या पता कर सकते हो, डेंसिटी, घनत्व, उसके बाद ये मुलायम या कठोर, और उसके बाद गलनांक पता कर सकते हो। तो चारों चीजें आपस में एक दूसरे से संबंधित है। समझ गए? हाँ, सिर्फ इतना पता रखना है कि कहाँ पे आकार बढ़ता है और कहाँ पे आकार घटता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, और ऐसे जाओगे तो क्या होगा, आकार घटेगा। उस हिसाब से आप सारी चीजें निकाल सकते हो, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। ये कुछ अपवाद है जो आपको याद ही करने हैं। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कुछ चेंजेस है। ठीक है? इसकी जो संरचना होती है ऐसी होती है जिस कारण ये बदलाव होता है। उसके बारे में अपन लोग डीप में कूदना नहीं है, उसमें जंप नहीं करना है। ठीक है ना? हाँ, तो आपको ये याद रखना है। आगे कौन आएगा सबसे ज्यादा, किसका होगा, बेरिलियम का, और पीछे कौन आएगा, मैग्नीशियम। बीच में ये तीन है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है? जब इसमें बात करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा।
इसमें बेरियम ये हो जाएगा ऐसे, बेरियम आ जाएगा आगे, फिर कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। ये चीज आपको थोड़ा बहुत याद रख लेना, ये 3 चेंज है बीच में, समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे, धात्विक गुण। अब देखो, अब बात करते हैं अपन धात्विक गुण की। तो क्षारीय मृदा धातु है वो क्या होती है, धन विद्युती होती है। धन विद्युती होगी क्योंकि धातु है, साफ बात है। और उसमें क्या है, 2 एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो है, तो ये धन विद्युती होगी। परंतु क्षार धातु से थोड़ा कम, इनकी जो धन विद्युतता होती है वो क्षार धातु थोड़ा कम होती है। क्यों? क्योंकि क्षार धातु की तुलना में इनका आकार छोटा है, और आकार छोटा होगा तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलेगा, समझ गए। जैसे भाई क्षार धातु की बात, एक होता है क्षार धातु, दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, समझ गए। अब इनके यदि आकार की बात करें तो इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, आकार इसका बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके कोई है इलेक्ट्रॉन है या नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो इजीली ये इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। जबकि ये दूरी बहुत ज्यादा है इसकी तुलना में, तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, ज्यादा धन होगा। तो देखो, परंतु क्षार धातु से थोड़ा कम, यानी कि सारे मतलब धातु धन विद्युती होती है, परंतु क्षार धातु की तुलना में कम होती है, समझ गए। कारण क्योंकि इनके बीच में इसका आकार छोटा होता है, इसकी तुलना में इसका आकार छोटा है, आकार छोटा है तो ये दूरी कम है नाभिक और इसके बीच में, तो आकर्षण बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन आप इजीली बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि नाभिक पे क्या होता है, धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, ऋणावेश होता है, बात क्लियर, ठीक है। अब देखो, इनका धन विद्युतीय गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इनका धन विद्युतीय गुण है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। कारण ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश वाला वो नाभिक से दूर होता जाएगा, ठीक है। दूर होता जाएगा तो आप उसको इजीली बाहर निकाल दोगे, बात क्लियर। चलिए, ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता, क्षारीय मृदा धातु M2+ आयन बनाती है। क्षारीय मृदा धातु क्या करती है, M2+ आयन बनाती है तथा उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करती है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या कर लेंगे, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेंगे। और अपनी जो सारी धातु थी, क्षार धातु थी, वो क्या करती थी, वो M+1 M1+ ये वाला आयन बनाती थी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देते ही वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जबकि ये वाले क्या कर रहे हैं, 2 का M2+ आयन बनाते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त हो जाता है। बात क्लियर। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था या जो संयोजकता है वो कितनी होती है, +2 होती है। बात समझ गए। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बोलो या फिर संयोजकता बोलो, ये कितनी हुई, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 2 होगी। जबकि क्षार धातु की बात करें तो उसमें होती है +1, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्षारीय मृदा धातुओं के धन आयन M2+ रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। कारण इसमें क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, उसमें क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मतलब कैसे, देखो, इनकी जो क्या है, M2+ आयन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ले M2+ आयन, जैसे कि ये लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया मैग्नीशियम, क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम के ले लिया तो इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ही दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, इसके पास रहे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1s2 2s2। तो ये देखो, ये सारे सारे क्या होंगे, सेट होंगे, सारे सारे क्या होंगे, ऐसे सेट होंगे, बिल्कुल। इसमें कैसे होगी, ऐसे, इसमें ऐसे, ऐसे ये पी वाले में ऐसे, यानी कि ये 1s2 में, ये 2s2 में, ये 2p6 में, तो सारे क्या है, युग्मित है, सारे क्या युग्मित है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो आयन हमेशा क्या होता है, रंगीन और प्रतिचुंबकीय होते हैं। रंगीन और क्या होता है, प्रतिचुंबकीय ही होते हैं, समझ गए। हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी युग्मित होंगे, ठीक है, कारण युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, क्योंकि जैसे ही 2 बार निकलेंगे उसके बाद क्या रहेंगे, उसमें सिर्फ युग्मित वाले रहेंगे, ठीक है। तो यदि युग्मित है तो वो क्या होंगे, फिर रंगहीन होंगे और प्रतिचुंबकीय होंगे। कारण क्योंकि जो आपस में एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर देता है। जैसे चुंबकत्व है, ठीक है, चुंबकीय गुण भी है, तो आपस में इनका जो चक्रण है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
बात क्लियर, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या होंगे, रंगहीन तथा अति चुंबकीय होंगे। बात समझ गए। चलिए गुण नंबर 9 जल योजन ऊर्जा या फिर जल योजन एंथैल्पी। बात एक ही है, ठीक है। जल योजन ऊर्जा या जल योजन एंथैल्पी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, आकार बढ़ता है, ठीक है। तो यानी कि वर्ग में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है तो क्या होता है, जल योजन एंथैल्पी का मान कम होता है। समझ गए, ये उल्टा है। मैंने आपको जब वर्ग 1 के बारे में बताया था तभी मैंने बताया था, ठीक है। जल योजन ऊर्जा होता है, जल योजन वाली ऊर्जा है ना, जल योजन ऊर्जा वो होता है 1/1 आयनिक त्रिज्या, 1/1 आयनिक त्रिज्या। समझ गए, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, यानी कि आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, और आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। तो इनके क्या होगा, जल योजन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये बढ़ेगा, ये क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो जल योजन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो यानी कि साफ बात है, क्या होगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, यानी कि इसका ज्यादा होगा फिर कम होते 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 घटता है। बिल्कुल सीधा सीक्वेंस है, इसको तो कोई घटने का काम है नहीं। तो ये तुमको पता है इस चीज से, ठीक है ना। जहाँ पे अपवाद टाइप है वहां आपको फिक्स याद रखना माइंड में, ये आपको याद ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भाई जल योजन ऊर्जा होती है 1/1 आयनिक त्रिज्या। ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, साफ बात, जल योजन ऊर्जा है वो क्या होगी, घटेगी। बात क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 10। कई बार तो बॉडी थक जाती है, ठीक है। तो आप लोग भी जो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो इन क्लासों को शेयर किया करो दोस्तों के साथ। जाते वक्त एक लाइक भी दे दिया करो, कुछ अच्छे से कमेंट्स भी कर दिया करो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि सारी क्लासेस नोट्स बनाना, फिर उसको बोर्ड पे सेट करना, फिर उसके बाद ये क्लास आपको लेना, कुल मिला के जैसे कि ये क्लास 40 से 45 मिनट की है क्लास, उसके पीछे 2 घंटे की मेहनत और होती है, ठीक है ना। हाँ, तो काम सब कुछ इतना आसान नहीं होता, और वो भी आपके लिए बिल्कुल सही ढंग से लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर सकते हो वो आप कीजिए आपकी तरफ से, ठीक है। चलिए अब होते हैं कि सारी मतलब धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी 60 धातु आयनों की तुलना में अधिक होती है। तो जल योजन एंथैल्पी है वो सारे मतलब धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी 60 धातु आयनों की तुलना में अधिक होती है। कारण आयनों का छोटा आकार। सारे हर बार हमें से यही बात आती है, ये कहता है कि भाई इसकी तुलना में, वर्ग 1 की तुलना में वर्ग 2 की जो जल योजन एंथैल्पी है वो क्या होती है, अधिक होती है। सारे मतलब धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी 60 धातु आयनों की तुलना में अधिक होती है, यानी कि इसकी वाली जो वर्ग सेकंड की क्या होगी, अधिक होगी। तो कारण, कारण साफ बात है, कारण होगा आकार। कारण क्या होगा, आकार, क्योंकि इसका आकार ज्यादा है, इसका आकार ज्यादा होगा इसकी तुलना में। साफ बात है, इसका आकार ज्यादा होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टी तो चीज हो रही है, ठीक है। जल योजन ऊर्जा उल्टा 1/, ये तो हो रहा है 1/, त्रिज्या। समझ गए। हाँ, वो सारे मतलब धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी 4 धातु आयनों की तुलना में अधिक होती है। कारण आयनों का छोटा आकार। कौन से आयन, सारे मृदा धातु, सारे मृदा धातु के आयन होते हैं वो छोटे हैं, होते हैं किसकी तुलना में, 4 धातु के आयनों की तुलना में। समझ गए, क्यों, क्योंकि आप ऐसे जाओगे क्या होगा, आकार घटेगा। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मृदा धातुओं की यौगिक 4 धातुओं की तुलना में अधिक जल योजित होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। अतः आयनों की जल योजन एंथैल्पी अधिक होती है, जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे मृदा धातुओं की यौगिक 4 धातुओं की तुलना में अधिक जल योजित होते हैं। बात क्लियर, ये हो गया पॉइंट। चलिए अब आता है पॉइंट नंबर 10वां, ज्वाला परीक्षण। पॉइंट नंबर 10वां क्या आता है, ज्वाला परीक्षण। अब ज्वाला परीक्षण क्या होता है, चलो तो मैं आपको बता ही देता हूँ वो बात, ठीक है। ज्वाला परीक्षण यानी कि भाई जब आप कोई भी एलिमेंट है, तत्व, उसको क्या करते हो, आप ज्वाला के हवाले करते हो, उसको आग में जलाते हो,
तो क्या होता है, उसके जो बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन, ये वैसे मैंने पहले भी बताया था, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, इस ज्वाला से ऊर्जा पाकर क्या होता है, उत्तेजित होता है। वो ज्वाला से ऊर्जा पाकर, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो वो ज्वाला से ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर यहाँ जंप कर जाएगा दूसरे वाली स्टेज में। यहाँ जंप किया, अब वो कुछ ही सेकंड में 10 की घात -8 सेकंड में वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जब वो मूल अवस्था में आता है तो जो ऊर्जा उसने यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए इस आग से ली थी, ज्वाला से ली थी, उसको त्याग देता है। और उसको त्याग देगा तो जो ऊर्जा त्यागी वो किस रूप में आती है, एक रोशनी के रूप में, ठीक है, एक रोशनी के रूप में, और वो अपने को रंग कलर दिखाई देता है। बात करिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, सरल भाषा में आपको समझा दिया। तो क्या होगा, जब ज्वाला परीक्षण होगा तो उसमें जो कैल्शियम है उसका रंग होता है ईंट जैसा लाल, उसका रंग होता है ईंट जैसा लाल। ये याद रखना, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि भाई कैल्शियम ज्वाला परीक्षण में कौन सा रंग देता है, ये देता है ईंट जैसा लाल। स्ट्रोंशियम किरमिजी लाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। बेरियम वाला ध्यान रखना, बेरियम सेब जैसा हरा, कैल्शियम ईंट जैसा लाल और बेरियम सेब जैसा हरा, ये बहुत बार पूछा जाता है। बेरियम क्या होता है, सेब जैसा हरा, ये ध्यान रखना। अब एक चीज है कि इसमें बेरिलियम तथा मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते, इसलिए अपन ने इनका रंग नहीं बताया, ठीक है। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, ये बात ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा लेना। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। कारण, इनके जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। कैसे होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। और दृढ़ता से बंधे होंगे तो ज्वाला के पास इतनी ताकत नहीं होती कि उनको उत्तेजित कर पाए, इतनी टाइट रूप से बंधे होते हैं कि उस ज्वाला के पास इतनी ताकत नहीं होती कि उनको उत्तेजित कर पाए, अतः ज्वाला द्वारा ये उत्तेजित नहीं हो पाते, ठीक है, इसीलिए ये ज्वाला परीक्षण नहीं देते। बात क्लियर। चलिए फिर आता है पॉइंट चालकता। तो चालकता सभी को पता, धातु है तो उष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होगी, तो ये क्या होगी, सारी मृत धातु वो भी क्या होगी, उष्मा एवं विद्युत की अच्छे चालक होंगे। बात क्लियर। मेरा गला भी सूख गया, ठीक है, तो ये होगी अपनी क्लास खत्म, ठीक है ना। ये हो गए अपने भौतिक गुण खत्म। अगली वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुण, सारे मृत धातु है इनके पढ़ेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।